Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Next topic in transportation of man is discussing today is electrocardiogram, जिसे हम shortly abbreviation में ECG भी कहते हैं. As we discussed in last lecture के जो electric जो हार्ट के ऊपर कंडक्शन हो रही है that is in the form of electric impulse. तो यानी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ये जो कंडक्शन है, ये जो मैसेज है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में कन्वे हो रहा है. सो जब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है हार्ट के टिश्यूज़ पर स्प्रेड होता है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए हम आर्टिफिशियली एक्सटर्नल साइड से जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ताकि जो कंडक्शन मैकेनिज़्म है उसको ऑब्जर्व किया जा सके और हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो हम डिस्कस कर जो है वो मॉनिटर कर सके. सो इसको जो है इस मॉनिटरिंग प्रोसेस को जो है वो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. और जिस एक पेपर ग्राफ की फॉर्म में जो है आपने कभी देखा होगा ईसीजी जो है करवाते हैं, तो वो एक ग्राफ पेपर के फॉर्म पर जो है इस तरह की आपको जो है वो डायग्राम नज़र आएगी. उस ग्राफ पेपर को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, नॉर्मल ईसीजी जो है एक पेशेंट की जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है. जो फर्स्ट कर्व है डैट इंडिकेट्स द एट्रियल सिस्टोल. कल हमने जो है वो कार्डियक साइकिल पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ एट्रिया. ठीक है, तो ये जो पी डायग्राम हमें नज़र आ रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये एट्रियल सिस्टोल इंडिकेट कर रही है. ठीक है, ये पी कर्व यानी ये इस तरह की फॉर्म में जो है वो होगा. तो ये जो है ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन फेस है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो एट्रिया से ज़्यादा थिकर है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है. तो जो इसकी जो डायग्राम है वो आपको एक लॉन्ग कर्व की फॉर्म में नज़र आ रही है, जिसे हम QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं. QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, contractile period of ventricular, because the walls of ventricle are thicker as compared to atria. Now the third phase is the atrial and ventricular systole. जब atria और ventricular दोनों जो है वो अपना अपना जो ब्लड है वो अपने अपने रिस्पेक्टेड पार्ट्स की तरफ जो है वो पुश कर देते हैं. तो जो थर्ड फेज है वो है एट्रियल या वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, रिलैक्सेशन फेस ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल. सो दिस इज़ द ECG. नेक्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल पेस मेकर. कल हमने बात की थी कि ऐसे नोड जो है नर्व इंटरवेंशन जो है वो राइट एट्रियम की अपर साइड पर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो है वो नर्व्स जो है वो इम्पल्स जो है रिसीव करता है और उसको पूरे हार्ट पर जो है वो स्प्रेड करता है, जिसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं और इसे पेस मेकर भी कहते हैं. अगर ये पेस मेकर या ऐसे नोड प्रॉपरली काम ना करे तो एबनॉर्मेलिटी डेफिनेटली और एक वेरी ट्रिगरिंग कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है. इवन के पेशेंट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस. सो इसको ट्रीट करने के लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो हम बाहर से यानी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो बनाया हुआ जो हमारा पेस मेकर है, जो इसी तरह से इम्पल्सिस को रिसीव कर सकता है और आगे प्रोपागेट कर सकता है, वो राइट एट्रियम पर जो है वो लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर. सो इसी तरह से अगर AV पाथवे ब्लॉक है तो उसको भी जो है वो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो वेंट्रिकल पर, क्योंकि AV जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ प्रेजेंट है? इंटर एट्रियल सेप्टम में. तो इसी तरह से जो है वो हम वेंट्रिकल के ऊपर जो है ये आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देंगे, ताकि जो रिदमिसिटी या इम्पल्सिस जो हैं वो प्रॉपरली प्रोपागेट होती रहें. थर्ड वन जो है आपको डिजीज़ यहाँ बताई हुई है ब्लू बेबीज़. एज वी नो डैट द हार्ट इज़ फुली पार्टीशन, ह्यूमन हार्ट इज़ फुली पार्टीशन टू अपर एट्रिया एंड टू थिक नीचे वाले जो हैं वो क्या है? वेंट्रिकल. ठीक है, देयर इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
if these partitions is not completed, यानी एट्रिया का ब्लड, लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट वेंट्रिकल के, यानी लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट राइट एट्रिया अगर प्रॉपरली सेपरेटेड ना हो, इनकी वॉल्स में कोई होल हो, तो क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो सकता है। जिसे आपने कभी सुना होगा कि दिल में सुराख है, ये बाय बर्थ जो है बच्चों के जो है वो अबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है कि डेवलपमेंटल स्टेज में जो हार्ट की पार्टीशन है वो प्रॉपरली नहीं होती, जिससे क्या होता है कि राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो ये साइनोसिस की यानी ब्लूनेस ऑफ स्किन की जो है वो डिज़ीज़ डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबीज़। नेक्स्ट जो है टॉपिक जो डिस्कस करना है सर्कुलेटरी सिस्टम में, दिस इज़ द ब्लड वेसल्स। एज वी नो, हमने डिस्कस कर लिया ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड पंपिंग ऑर्गन हार्ट। अब हमारे पास ब्लड वेसल्स वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो हार्ट को जो है तमाम बॉडी पार्ट से जो है वो मिलाती हैं और जिनके अंदर जो ब्लड्स है वो ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टरीज़ क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं तमाम बॉडी पार्ट्स तक। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये भी 3 लेयर से मिलकर बनी है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर, मिडल मस्कुलर एंड इलास्टिक फाइबर, और एंड इनर जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम, जिसके अंदर जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है। मिडल लेयर जिसे जैसे अभी हमने बात की है कि मसल्स प्रेजेंट है, जैसे हार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि मायोकार्डियम प्रेजेंट है, तो हार्ट की जो मिडल लेयर है उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है जो जिनकी जो कंट्रोल ओपनिंग या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वो नर्वस या एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर है। आर्टरीज़ की जो कॉन्ट्रैक्शंस है इसे हम बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, और इनकी जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं वेजो डायलेशन। ये दो टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका जो है वो थर्मो रेगुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होना है तो वेजो डायलेशन के थ्रू वो आर्टरीज़ का डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड सप्लाई उस एरिया में या ब्लड फ्लो जो है उस एरिया में इंक्रीज़ हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है कि आर्टरीज़ का डायमीटर नैरो हो जाएगा, जिससे जो ब्लड फ्लो है उस एरिया को रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, आर्टरीज़ के बाद जो है छोटी आर्टरीज़ जो है ये इनका डायमीटर छोटा होता चला जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं आर्ट्यूल्स। ठीक है, आर्ट्यूल्स क्या है कि है वो भी वही आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड लेकर जाते हैं, लेकिन इनका डायमीटर जो है दूसरी यानी नॉर्मल आर्टरीज से कम है। आर्ट्यूल्स क्या है, डिवाइडिंग आर्टरीज जो अब बाद में कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, आर्टरोसिलोसिस ये वो यानी आर्टरीज से रिलेटेड डिजीज़ है कि आर्टरीज के इनर साइड पर एंडोथेलियल साइड पर जो है वो अरिथोमा जो है डेवलप हो जाए। अरिथ्रोमा क्या बच्चे के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से, ये लिपिड इनटेक ज़्यादा होने की वजह से लेपर्ड का जो एक फ्लैग है, येलो कलर का लेपर्ड का फ्लैग जो है वो आर्टरीज़ की इंटरनल लेयर में जो है वो बन जाता है, जिससे आर्टरीज़ का डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिसीज़ डिवेल्प होती है इसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसिलोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़, क्योंकि अब डायमीटर कम होने की वजह से आर्टरीज़ को प्रेशर ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा ब्लड को आगे फ़्लो करने से के लिए, तो आर्टरीज़ का जो है वो आर्टरीज़ की जो सरफेस है वो हार्ड हो जाएंगी। डैट इज़ वाई इसको जो है वो हम एरिथ्रोसिलोसिस बोलते हैं। अगर ये कंडीशन जो है वो बहुत ही रिस्की बन जाए तो ये थ्रोम्बस भी बन सकता है। इवन कि ये जो थ्रोम्बा है ये ब्रेन या हार्ट की कैपिलरीज तक अगर पहुंच जाए तो दैट इज़ वेरी फैटल, कैन लीड टू हार्ट अटैक। देन जो है वो आपके पास आता है कैपिलरीज आर वेरी माइन्यूट ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज़ की डिवीजन के बाद बनती हैं, और इनका जो डायमीटर है, इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि ये हर सेल जो है वो इनसे डायरेक्टली लिंक होता है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू जो है वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होना होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो
हर जो न्यूट्रिएंट है या जो हर चीज़ जो है वो कैपिलरीज के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ने सेल के अंदर जाना है या लंग्स की तरफ आना है तो वो भी इन्हीं के थ्रू होती है। हार्मोन्स वगैरह हैं या केमिकल्स हैं, एंजाइम्स वगैरह कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होकर जो है यानी वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, कैपिलरीज की जो ओपनिंग और इनका भी जो डायमीटर है यानी इनकी भी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो केमिकल्स के थ्रू होती है। हिस्टामाइन हमने ये वाइट ब्लड सेल्स में भी पढ़ा था। ये केमिकल्स हैं जो आर्टरीज़ तमाम आर्टरीज़ के इवन के कैपिलरीज के डायमीटर को भी जो है वो डायलेट करती है। हर सेल जो है उसका कैपिलरीज के से जो है वो डायरेक्टली लिंक है और हमारे लीवर के अंदर तमाम कैपिलरीज जो है वो आकर मिलती हैं। सो कैपिलरीज जो है ये वो समझ आ गई आपको कि ये वो साइट है जहाँ पर मटेरियल जो है वो ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज होगा। अब इस एक्सचेंजिंग मैकेनिज़्म में 3 स्टेप्स हैं, 3 वेज़ हैं कि किस तरह से ट्रैवल करेंगे। एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के प्रोसेस से internal cellular spaces of endothelial lining of wall of capillary to and from the external fluid या मटेरियल फ्रॉम द कैविटी ऑफ कैपिलरीज आर ऑल्सो टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस। ये सारे जो प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन या एंडोसाइटोसिस ये आपने 4th चैप्टर में पढ़े होंगे। सो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है कैपिलरीज ये मिलकर जो है वो वेन्यूल्स बनाती हैं और फिर वो ज्वाइन करके लार्ज वेन्स बनाती हैं। यानी पहले आर्टरीज थी, फिर आर्ट्रियूल्स बनी, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स एंड देन बिग वेन्स जो हैं वो बनेंगी। वेन्स क्या है? ये वो वेजल्स हैं जो हार्ट की तरफ जो है तमाम बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो लेकर आती है। सबसे बड़ी जो वेन है डैट इज़ दी वेना केवा और यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है बिकॉज ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव होनी है। तो इनके बैक फ्लो के लिए को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ जो है वो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड वेजल्स कैपिलरीज के दरमियान एक्सचेंजिंग मैकेनिज़्म दिखाया हुआ है। अच्छा, प्रेशर जो है कैपिलरीज में ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लूइड है ब्लड वो लीक आउट हो जाता है इन कैपिलरीज से और टिश्यूज़ के दरमियान स्पेसेस में, जिसे हम इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं, एक्यूमुलेट हो जाता है। इंटरस्टेशियल फ्लूइड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर है जिसमें डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट, हार्मोन, गैसेस, वेस्ट और स्मॉल प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। लार्ज प्रोटीन्स या रेड ब्लड सेल जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। सो इंटरस्टेशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी से हम बोलते हैं। दिस इज़ द मीडियम इन विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड नियर बाय सेल्स अकर। यहाँ जो है तीनों कैटेगरीज़ की जो वेजल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनका आपको डिफरेंस दिखाया हुआ है और इनका फंक्शन दिखाया हुआ है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी आपने बहुत सुना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स विद विच द ब्लड पुश अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ये वो फोर्स है जिससे ब्लड जो है वो हार्ट के तमाम वेसल्स के अंदर तमाम वेसल्स में जो है वो ट्रैवल किया जाता है, पंप किया जाता है। इवन कि ये जो प्रेशर है कैपिलरीज तक भी जो है वो ब्लड को फ्लो रखता है। ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा एओर्टा में होता है और जैसे जैसे आर्टरीज़ जो है वो डिवाइड करती जाती हैं, उनकी ब्रांचेस बनती जाती हैं, ये रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, जैसे हमने कार्डियक साइकिल में देखा था कि सिस्टोलिक प्रेशर है, इसके भी इसी तरह से सिस्टोलिक प्रेशर है जो कॉन्ट्रैक्शन का फेस जो है वो इंडिकेटेड करता है। आपने सुना होगा कि बीपी जो है वो 120, 80 है या 190 है या इस तरह से सो ऑन। सो जो अपर वैल्यू है डैट इंडिकेट द सिस्टोलिक प्रेशर जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर 120 mmHg है। mmHg जो है इसकी यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो डायसिस्टोलिक प्रेशर है दिस इज़ द रिलैक्सेशन पीरियड और इसकी जो वैल्यू है वो 75 to 85 तक 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो रेंज करती है, वेरी करती है।
ये इसकी जो चेंजेस है कि ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो का जो रूट है ये क्यों चेंज होता है, यानी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस क्यों राइज होता है। एक तो ये कि द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर कंटिन्यू टू डायमिनिश अंटिल इट डिसअपियर इन कैपिलरीज एंड वेन्स, यानी आर्टरीज में इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर वेन्स या कैपिलरीज तक जाते जाते ये कम और फिर इवन के ख़त्म ही हो जाता है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो टेंड्स टू फॉल एज द ब्लड मूव थ्रू द ब्रांचिंग आर्टरीज एंड आर्टरीज, द रेट इज़ लोवेस्ट इन द कैपिलरीज एंड इंक्रीज अगेन इन वेन्यूज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज के बाद आर्ट्यूज देन कैपिलरीज में ये आकर लो हो जाता है, और जब वेन्यूज बनेंगी एंड देन वेन्स बनेंगी तो दोबारा से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा है कि वेन्स में कि जो ब्लड फ्लो है वेन्स के अंदर डैट इज़ मेंटेन बाय सराउंडिंग मसल्स एंड एक्शन ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, वेन्स को जो है वो ज़्यादा जो है वो विदस्टैंड करना पड़ता है, बिकॉज वेन्स के अंदर जो ब्लड की मूवमेंट हो रही है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है। ठीक है, एक और बात कि जो वेन्स है हमारी, मैंने ये हार्ट के स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिकॉज वो तमाम बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और आर्टरीज में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है ग्राफ की फॉर्म में आपको जो है वो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर का जो है वो डिफरेंस दिखाया गया है। देन आ जाता है आपके पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये वो कंडीशन है जिसमें जैसे अभी हमने आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ा था कि हार्ट की या किसी ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग का डायमीटर कम होने की वजह से कंडीशन डेवलप होती है कि जिससे आर्टरीज़ को या हार्ट के टिश्यूज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, ज़्यादा जो है वो एफिशिएंसी से जो है वो पंप करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर ये जो डिज़ीज़ है इसी तरह से रहे, यानी ब्लड प्रेशर की जो सिचुएशन है ये ऐसे ही रहे, तो क्या होगा कि जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल्स में या हार्ट के मसल्स में वो कम हो जाएगी। ठीक है, और उसका जो पंपिंग एक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसे हम जो है वो बोलते हैं हाइपरटेंशन। और इससे जो है एक फैटल कंडीशन भी डेवलप हो सकती है कि हार्ट जो है या जो लंग्स के टिश्यूज़ जो हैं, आर्टरीज जो हैं, वो ब्लड ही ना पंप करें, जिससे क्या है कि ब्लड जो है वो अपने अपने एरियाज़ में रिटेन रहेगा, जिसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसकी जो है वो पेन भी नहीं होती, यानी हार्ट अटैक की तो हमें पेशेंट्स को जो है वो पेन होती है और वो इजीली जो है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है इसको हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये साइलेंट पेन है, यानी पेन भी इतनी फील नहीं होती, और जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो जो है वो हो जाता है, यानी ब्लड जो है वो अपने अपने प्लेस पर जो है वो रिटेन रहता है, जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। फिर है थ्रोम्बस फॉर्मेशन या हाइपरटेंशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है ये भी इसी तरह से, जैसे हमने पढ़ा था कि जो लिपर्स का क्लॉट है या लिपर्स का जो प्लैग है वो बन जाता है आर्टरीज की इंटरनल सरफेस पर, इसी तरह से लिपर्स की तरह से ही ब्लड का अगर क्लॉट जो है वो ब्लड वेसल्स में जो है वो बन जाए तो उसको जो है वो हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर ये जो क्लॉट है, ये क्लॉट कैसे बनेगा, ये किसी कैपिलरी की बर्स्ट होने से या हाइपरटेंशन की वजह से, यानी कोई कैपिलरी जो है वो बर्स्ट हो गई है और उसकी बर्स्टिंग की वजह से जो है वो ब्लड का जो है वो क्लॉट बन जाता है। तो ये क्लॉट जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ किसी नैरो आर्टरीज तक पहुंच जाता है तो ये इम्बोलस की कंडीशन जो है वो डेवलप करता है। और इवन अगर ये जो है वो हार्ट के किसी टिश्यूज़ तक पहुंच जाएगा तो ये हार्ट अटैक जो है वो भी कॉज कर सकता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रीज़न क्या है कि इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, रिड्यूस रेट ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अगर टिश्यूज़ के अंदर ब्लड फ्लो ना हो, मतलब किसी एरियाज़ में जो है वो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, रुक गया है किसी वजह से, किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो सडनली जो उस साइड पर जो है वो क्लॉट बन जाता है। आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है वो इजीली जम जाता है, क्लॉट बन जाता है। क्लॉट मीन्स कि जम जाना।
तो अब वो जो जमा हुआ पीस है ब्लड का वो अगर इन नैरो आर्टरीज़ में से या कैपिलरीज में से गुज़रता है या किसी हार्ट के टिश्यू या ब्रेन के टिश्यूज़ में से या ब्रेन की कैपिलरीज या हार्ट की कैपिलरीज में से गुज़रता है तो डेफिनेटली वो इतना मोटा क्लॉट या जमा हुआ लोथड़ा वहाँ से नहीं क्रॉस कर सकता है, जिससे क्या होगा कि उस एरिया को या तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर वो जो आर्टरीज़ या जो कैपिलरीज वो ब्लड लेकर जा रही है, सप्लाई कर रही है उस टिश्यू या उस एरिया को, वो बर्स्ट हो जाएगी, फर्दर बर्स्ट हो जाएगी, जिससे जो है वो आगे हम पढ़ते हैं हार्ट अटैक या ये हेमरेज की जो डिज़ीज़ है या स्ट्रोक वगैरह ब्रेन के जो है एसोसिएटेड डिजीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, हार्ट अटैक यही है कि ये जो ब्लॉकेज है ब्लड वेसल्स की वो अगर क्लॉट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ हार्ट के मसल्स तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो नहीं होगा, या पंपिंग कंटिन्यूसली पंपिंग की वजह से प्रेशर जनरेट होने की वजह से हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, हार्ट के जो चैम्बर हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, जिसे जो है वो हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसकी जो रीज़न्स हैं, सबसे पहले तो इसकी रीज़न है कि रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेंटेन योर बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, वॉक एंड एक्सरसाइज एंड डू नॉट स्मोक। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद हार्ट एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन के अंदर इसी तरह से इम्बोलस या थ्रोम्बस सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल करता हुआ ब्रेन के किसी टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है, तो या तो ये नेक्रोसिस यानी उस ब्रेन के एरिया, उस ब्रेन के टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी, या अगर वो नैरो कैपिलरीज या आर्टरीज़ में मर्ज हो जाता है तो ब्रेन के जो वो टिश्यूज़ है या सेल जो है वो बस्ट कर सकता है, जिसे हम सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन या स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट हेमरेज है। हेमरेज क्या है कि बस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की बस्टिंग की वजह से ब्लड का जो है वो डिस्चार्ज होना, फ्लो हो जाना, लीक हो जाना। ठीक है, अब ये जो हेमरेज है डिपेंड करता है कि किस टिश्यू या किस ऑर्गन से हुआ है। ब्रेन हेमरेज है तो वो ब्रेन से रिलेटेड आर्टरीज़ जो है वो बस्ट हुई है, हार्ट से रिलेटेड है तो जो है उसको वो ये हार्ट अटैक भी जो है वो डेवलप कर सकती है। सो ब्रेन हैमरेज से अवॉइड करने के लिए ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहना ज़रूरी है। इन सब जो डिजीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हैमरेज वगैरह, इनकी जो रीज़न है वो हाई ब्लड प्रेशर है। सो टू अवॉइड ऑल दीज abnormalities, to avoid all these diseases, we have to control our blood pressure within narrow limit। इनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन तमाम डिज़ीज़ की, वो सबसे पहले ये है कि लेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, डू नॉट बी ओवर वेट, डू नॉट स्मोक, डू रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है बेटे, ये सारी जो है वो हमने हार्ट और ब्लड वेजल से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ जो है वो आज हमने पढ़ी है। ब्लड प्रेशर जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड प्रेशर को जो है वो हम पल्स की फॉर्म में अपनी, यहाँ आपने देखा ही होगा कि एल्बो पर जो आपकी कलाई है वहाँ पर जो है वो मेजर कर सकते हो, क्योंकि एओर्टा से जो है वो प्रेशर यहाँ पर आ रहा है और जो हमारी ये कलाई है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो एओर्टा से है, तो पल्स की फॉर्म में हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यही आर्म जो है वो यूज़ करते हैं। सो होपफुली आपने जो है वो आज का लेक्चर अच्छी तरह से सुना होगा। इसको जो है वो आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें सारे टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।